पार्लियामेंट पढ़ना है ना, ठीक है। पार्लियामेंट, या फिर अगर हम कहें हम पढ़ रहे हैं कौन सा है पार्ट 5 पढ़ रहे हैं। पार्ट 5 का चैप्टर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 क्या था? अभी सेकंड चैप्टर पे हम पहुंच रहे हैं, दैट इज द लेजिस्लेचर, ठीक है। और हमने पढ़ा था पार्ट 5 जो हमारा 52 से लेकर के 151 तक है, ये पढ़ा था ना। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव का हमने पढ़ा, ये पढ़ा था, यही था ना, ठीक है। ये आ जाएगा 79 से 122, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर दैट इज 79 टू 122। जब हम पार्लियामेंट बोलते हैं या लेजिस्लेचर का पार्ट बोलेंगे, लेजिस्लेचर के अंदर मेनली हमें पढ़ना क्या है? यही हमारी पार्लियामेंट है, यही हमारी पार्लियामेंट, ठीक है। लेजिस्लेचर को ही हम बेसिकली पार्लियामेंट से कह सकते हैं। इंडिया के अंदर लेजिस्लेचर का काम पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म पार्लियामेंट? क्या है पार्लियामेंट? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिलाकर के हम पार्लियामेंट बोल देते हैं, ठीक है। लिखा कहाँ है? 79। जहां पे भी हम चैप्टर को शुरू कर रहे हैं फर्स्ट आर्टिकल डिफाइन करने के लिए होता है, ठीक है। तो यहां पर आर्टिकल 79 बहुत क्लियरली बोलता है कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना। आर्टिकल 79 किससे रिलेटेड है? कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। और यहां पर बोला है कंपोजिशन, यानी कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन एंड इट शैल बी कंपोज्ड ऑफ द लोकसभा, द राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट, ठीक है। कौन कौन रहेंगे इसमें? लोकसभा रहेगा, राज्यसभा रहेगा और प्रेसिडेंट। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब किसी भी लॉ को हम बोलते हैं कि इट हैज टू बी पास्ड बाय पार्लियामेंट, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पार्लियामेंट से पास होना है तो लोकसभा से भी पास होना है, राज्यसभा से भी पास होना और प्रेसिडेंट से भी पास होना है। इसीलिए विदाउट द साइनिंग ऑफ द प्रेसिडेंट कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि वो पार्लियामेंट से पास हुआ नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ द हाउसेस एंड द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? नहीं, प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ही इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, क्लियर है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब हम बोलते हैं तो मेंबर ऑफ हाउसेज की बात करते हैं जनरली, ठीक है ना। पार्लियामेंट के जो हाउसेज हैं उनके जो मेंबर्स हैं उनको बोला जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउसेज, ही इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो हम हमेशा जब भी प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं पढ़ते हैं, ही इज पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्लियर है। तो आर्टिकल 79 बहुत क्लियरली हमारे इसको पार्लियामेंट को डिफाइन करता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट के अंदर हमें ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी हमें जो पढ़ना है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सिक्वेंशियली अगर हम देखें तो हम एल्डर किसे मानते हैं? राज्यसभा, और इसको हम लोअर हाउस मानते हैं, ठीक है। इसी सीक्वेंस में हमारे आर्टिकल भी लिखे गए हैं, आर्टिकल जो लिखे गए हैं वो इसी सीक्वेंस में है, ठीक है। तो पहला हमें 79 के बाद जो आर्टिकल 80 मिलेगा, आर्टिकल 80 स्पीक्स अबाउट द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 80 किस बारे में होगा? कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। और आर्टिकल 81 है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक है। वहां पर लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यहां लिखा हुआ कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल। पीपल कॉमन तो ब्रिटेन में पहुंच गया, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल, क्लियर है। ये जो लोकसभा और राज्यसभा हम बोल रहे हैं तो इसकी जगह पे काउंसिल ऑफ स्टेट बोलना चाहिए, इसकी जगह पे क्या बोलना चाहिए? हाउस ऑफ पीपल। लेकिन ये दोनों भी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि हमने 1954 में काउंसिल ऑफ स्टेट का और हाउस ऑफ पीपल का हिंदी नेम कि लोकसभा और राज्यसभा होगा ये हमने एक्सेप्ट किया था,
ठीक है, तो 1954 में वी हैव एक्सेप्टेड देयर हिंदी नेम एज लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा भी अगर आप लिखते हो तो दिस इज करेक्ट। क्लियर है? ठीक है, चलो अब कंपोजिशन की बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले राज्यसभा की अगर हम बात करें, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे हम कहेंगे, इट इज अ कंटिन्यूइंग बॉडी। इसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूइंग बॉडी। कंटिन्यूइंग बॉडी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन क्यों नहीं होता है? परमानेंट हाउस है, इट इज ए परमानेंट हाउस। तो हम कह सकते हैं इट इज ए परमानेंट हाउस। चलो, डिसॉल्व नहीं होता तो क्या समन या प्रोरोगेशन होता है? समन और प्रोरोगेशन होता है, सेशंस में किया जाता है वो। ठीक है, समन और प्रोरोगेशन चलता रहेगा, लेकिन डिसॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ द राज्यसभा। लोकसभा में डिसॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, तो व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द राज्यसभा? देयर इज नो टेन्योर ऑफ राज्यसभा, उनके मेंबर्स का टेन्योर होता है। ठीक है, तो राज्यसभा इज अ कंटिन्यूइंग बॉडी, इट इज अ परमानेंट बॉडी, तो इसका कोई टेन्योर नहीं हो सकता। ठीक है, राज्यसभा का अपने आप में देयर इज नो टेन्योर, क्योंकि इट इज अ परमानेंट बॉडी। इसके मेंबर्स का टेन्योर है। मेंबर्स का टेन्योर कितना है? कहां लिखा है? कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। राज्यसभा का जो टेन्योर है, दैट इज राज्यसभा के मेंबर्स का जो टेन्योर है वो कितना है? 6 years। ये हमें पता है, बट इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ध्यान रखना। दिस इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या मेंशन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल मेंशन करता है कि एवरी 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा विल रिटायर एवरी 2 years। सिंपल, ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लिख करके छोड़ा हुआ है कि 1/3 ऑफ द मेंबर विल रिटायर एवरी 2 years। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। अब इसके हिसाब से 6 साल होने चाहिए, ये हमने जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस बनाया उसके अंदर हमने लिखा है। तो रूल्स फॉर जो राज्यसभा है उसके अंदर बेसिकली हमने मेंशन किया है कि हमारे जो राज्यसभा के जो मेंबर चुन करके आएंगे उनका टेन्योर होगा 6 years का। ठीक है, और यहां पर फॉर ऑल दी प्रैक्टिकल पर्पस, मतलब हमें नियरली 1/3 हर 2 साल में रिटायर करना है। एग्जैक्टली 2/3 हो नहीं सकते। एग्जैक्टली 2/3 क्यों नहीं हो सकते? सॉरी, 1/3 क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सब नंबर्स 3 से डिवाइड नहीं होते हैं, सब नंबर 3 से डिवाइड नहीं करते हैं। फॉर ऑल दी प्रैक्टिकल पर्पस हमें क्या करना है? नियरली 1/3 मेंबर को हर 2 साल में रिटायर करना है। ये कहां लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो हमें यह पता है कि कोई भी मेंबर, मान लो यहां पर इस डेट में कोई भी अपॉइंट हुआ है, 2 साल में कुछ रिटायर हो जाएंगे, अगले 2 साल में कुछ रिटायर हो जाएंगे, अगले 2 साल में कुछ और रिटायर हो जाएंगे, ऐसे चलता रहेगा। तो ऐसे में जो मेंबर यहां पर इलेक्ट हुआ होगा वो कब तक के लिए काम करेगा? 6 साल के लिए। 2 साल, 4 साल, 6 साल, वो यहां तक के लिए काम करेगा। जो यहां पर आएंगे इलेक्ट होकर के वो यहां तक काम करेंगे, यानी ये फिर से 2 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, ये वाले अगले 2 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, फिर अगले वाले 2 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। ऐसे करके 2-2 साल में रिटायर होते रहते हैं। 1/3 हम इलेक्शन करते रहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हमने जब शुरुआत में हमारी राज्यसभा बनाई, शुरुआत में कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1952 में। 1952 में जो हमारी पहली राज्यसभा एस्टेब्लिश हुई थी, तो उस टाइम पे सिर्फ 1/3 मेंबर को चुना होगा, अगले 2 साल में अगले 1/3 को चुन लेंगे, ऐसे किया होगा? नहीं, हमने यहां पे फुल मेंबरशिप ली थी। जितने मेंबर्स हैं उन सबको इलेक्ट हमने किया था। ठीक है, इलेक्ट किया था, तो अब इसके बाद उन सबने 6 साल काम किया होगा? नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 1/3 को रिटायर होना है। तो कौन से 1/3 को रिटायर किया जाए, जबकि रूल कहता है 6 साल का होना चाहिए टेन्योर। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 1/3 को 2 साल में रिटायर होना है। तो क्या किया हमने?
हमने उसको ईज करने के लिए, क्योंकि दिस इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट कि वो कन्वीनियंस के लिए, ईज के लिए रूल्स बना सकता है, तो उसने रूल बनाया कि काम करते हैं, शुरुआत में हम एक लॉटरी सिस्टम से खेलते हैं कि एक पर्चा डालेंगे, जिसका पर्चा निकलेगा तो वो 1/3 मेंबर रिटायर हो जाएंगे। तो शुरुआत में 1/3 मेंबर वर रिटायर्ड बाय द प्रेसिडेंट बाय द लॉटरी सिस्टम। उसके बाद अगले 1/3 भी लॉटरी सिस्टम से रिटायर किए गए। अब उसके बाद करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद यहां पर जिसका 6 साल हो गया था वो रिटायर होगा, यहां पर जो 1/3 आए थे वो उससे अगले साल ये रिटायर हो जाएंगे, यहां 1/3 आए थे ये आ गए थे। तो शुरुआत में इट वाज दी लॉटरी सिस्टम। क्लियर है? तो यहां पर हमने इनका टेन्योर तो कर लिया, टेन्योर ऑफ राज्यसभा या फिर टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, दोनों चीजें पता होनी चाहिए क्लियरली। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ चीजें, जैसे मेंबर्स को आना है, राज्यसभा के जो मेंबर्स आएंगे, पहली चीज उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, और दूसरा कि वो इलेक्ट होकर के कैसे आएंगे, उनका इलेक्शन का तरीका क्या है। ये दो क्वेश्चन हमारे सामने सबसे पहले आने चाहिए। तो पहले हम क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? ठीक है, he should be a citizen of India और एज 30 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम। और ये तो पढ़ के आया, वही तो बता रहे हैं एलिजिबिलिटी क्या है। और क्या है, और क्या होना चाहिए इसमें? He has to take oath in front of the Election Commission of India or any officer appointed by him। जब भी इसको नॉमिनेशन भरना है फॉर द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा, तो उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में जाकर के इन्हें एक ओथ लेनी होती है, यानी इलेक्शन से पहले भी एक ओथ लेनी होती है। तो दिस ओथ बिकम्स द एलिजिबिलिटी कंडीशन। अगर ये ओथ नहीं ली है तो इलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ओथ बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके सामने ओथ लेनी पड़ेगी। नहीं, इलेक्शन लड़ने से पहले, चाहे लोकसभा के एमपी हो, लोकसभा के जो इलेक्शन लड़ने हो, चाहे राज्यसभा के, आपको नॉमिनेशन फाइल करने से पहले भी एक ओथ लेनी पड़ेगी। इलेक्ट होने के बाद तो है ही, लेकिन उससे पहले भी एक ओथ लेनी पड़ेगी, जो एक एलिजिबिलिटी कंडीशन बन जाती है। ठीक है, उसके बाद और क्या है कंडीशन? और क्या होगी कंडीशन? एक कंडीशन और है, दैट इज कि एनी अदर कंडीशन स्पेसिफाइड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। अगर पार्लियामेंट लॉ बना करके कोई और कंडीशन स्पेसिफाई करता है तो वो भी हमारी क्वालिफिकेशन में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो दीज आर 4 कंडीशंस। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, उसके बाद फर्दर इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन कैसे होगा तो इसका सिंपल सा तरीका हमें पता होना चाहिए कि यहां पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं और इनडायरेक्टली हैं, तो तरीका क्या होगा? और ये ट्रू प्रोपोर्शनल भी है। इसका हमने कैलकुलेशन करके देख लिया था। जैसे प्रेसिडेंट को हमने बोला था दैट इज नॉट ट्रूली प्रोपोर्शनल, क्योंकि एक ही सीट में चुना जाना है। यहां तो एक स्टेट से कई सीट आनी है, तो प्रोपोर्शनली वो लोग वहां से इलेक्ट करके भेजते हैं। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो इट इज ट्रूली प्रोपोर्शनल ऑल्सो। यहां पर जो वोटिंग होती है दैट इज बाय ओपन बैलेट सिस्टम। वोटिंग का क्या सिस्टम है? ओपन बैलेट सिस्टम है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब मेंबर्स की अगर हम बात करें या कंपोजिशन की अगर हम बात करें, कंपोजिशन हमें होना चाहिए, पता होना चाहिए कि राज्यसभा की जो मैक्सिमम सीट्स हैं दीज आर 250। मैक्सिमम कितनी सीट्स हैं? 250 सीट है। ठीक है, 250 को हमने कैसे कंबाइन किया हुआ है कि बेसिकली 238 विल कम फ्रॉम द स्टेट्स एंड ड्यूटीज। 238 कहां से आएंगी? फ्रॉम द स्टेट्स एंड ड्यूटीज, एंड 12 विल बी नॉमिनेटेड। और नॉमिनेटेड अगर हम करेंगे तो क्या कौन से फील्ड से कर सकते हैं? लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस। कौन नॉमिनेट करेगा?
प्रेसिडेंट के पास पावर है। और वहीं पर 238 जो आएंगे ये कहां से आएंगे, स्टेट और यूटी से। कितने स्टेट से आएंगे और कितने यूटी से आएंगे? ठीक है, बेसिकली अभी फिलहाल अगर हम देखें तो हमारे पास पूरी 250 की स्ट्रेंथ नहीं है। वी हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ 245, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 233 का पता हुआ है डिलिमिटेशन कमीशन ने कि 233 मेंबर आएंगे। ठीक है, तो हमारा जो कंपोजिशन है दैट इज मेंशन्ड इन 4th शेड्यूल। कहां मेंशन्ड है? 4th शेड्यूल में, कि कहां से कितने मेंबर आएंगे। ठीक है, जो कि हम प्रिपेयर करते हैं आफ्टर द डिलिमिटेशन कमीशन। तो अभी हमने कितने मेंबर्स लिए हुए हैं? 233। अभी पूरे नहीं है यहाँ पर। तो टोटल अगर अभी हम प्रेजेंट स्ट्रेंथ देखें, ये तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कुड बी 250, लेकिन प्रेजेंट कितनी है? 245 है, जहां पर 233 आर कमिंग फ्रॉम द स्टेट एंड यूटीएस, 12 आर कमिंग बाय नॉमिनेशन। ये 223 जो आ रहे हैं, इसमें से पहले तो क्या था कि 229 वर कमिंग फ्रॉम द स्टेट्स, 4 वर कमिंग फ्रॉम यूटीज, लेकिन आफ्टर द जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जहां पर हमने स्टेट को, जम्मू कश्मीर को हमने यूटी में कन्वर्ट कर दिया है, तो वहां पर हमने वो सीट्स भी यूटी में ट्रांसफर कर दिया है। तो अभी का जो कंपोजिशन है वो कुछ इस तरीके से है कि 225 विल कम फ्रॉम द स्टेट्स एंड 8 विल कम फ्रॉम द यूटीज, जिसमें से 4 जम्मू कश्मीर की सीट है। ठीक है, 4 कहां से हैं? जम्मू कश्मीर की। ठीक है, तो टोटल ये होनी चाहिए हमारे पास, जो पहले ये था, लेकिन जम्मू कश्मीर को यूटी में बनाने के बाद अभी फिलहाल ये कंपोजिशन है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? क्या होती है डिस्क्वालिफिकेशन? पता होनी चाहिए कुछ तो। क्या क्या है? पहली चीज तो वही सेम जो हर जगह होती है कि ही शुड नॉट बी होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। पहली कंडीशन क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर रहा हो। दूसरी, हमने क्वालिफिकेशन में पढ़ा था ही शुड बी सिटीजन। अगर वो किसी भी तरीके से सिटीजनशिप के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाए, ठीक है, किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ले, या फिर किसी फॉरेन नेशन के साथ अपना एलिजियंस वो शो करे, तो ये हमारी डिस्क्वालिफिकेशन की कंडीशन है। तो अगर वो सिटीजन ना रहे, या फिर ही शोज एलिजियंस टू, इफ ही शोज एलिजियंस टू फॉरेन नेशन, तो उस केस में भी उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, उस केस में भी हम उसको हटा सकते हैं। और क्या हो सकता है यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन में? और क्या होगा? एक वही सेम रहेगा, अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन लॉ के द्वारा, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, या फिर कोई भी अमेंडमेंट के द्वारा हम कोई भी प्रोविजन करें इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। यानी कोई भी अगर हम अलग से बाद में डिस्क्वालिफिकेशन डिक्लेयर करते हैं तो उसके आधार पर भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, और वो डिस्क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर सकते हैं और लॉ में भी मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो टोटल 5 कंडीशंस यहां पर हैं। हमने कितने 3 लिखी है ना, 2 कंडीशंस और हैं, एक बार देख लेते हैं 2 कौन कौन सी हैं। हाँ, ये मैंने नहीं लिखी। एक, इफ ही इज डिक्लेयर्ड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया निकल गया हो। दिवालिया निकल गया हो तो वो कैसे एमपी के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा?
हमें पता है कि वो अपनी पोस्ट का फायदा उठा करके करप्शन कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे में ऐसी व्यक्ति को नहीं बनाना है जिसके अंदर लालच आ सकता है किसी भी तरीके से, तो ही शुड नॉट बी अनडिस्चार्ज्ड, इंसॉल्वेंट, और तीसरा ही शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, है ना, दिमाग से पैदल हो जाए तो भी उसे बाहर करना है, ठीक है। लेकिन कोई भी दिमाग से पैदल है या नहीं है ये कैसे पता लगेगा? ऐसे तो किसी को भी बोला जा सकता है ना, बैकी बातें तो सारे पार्लियामेंट्रियन कर देते हैं कभी कभी। तो ऐसे में ये कैसे डिक्लेयर किया जाए? तो दैट शुड बी डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, ठीक है। ये कहां से पता लगेगा? कोर्ट के द्वारा डिक्लेरेशन होना चाहिए, क्लियर है। तो ये 5 कंडीशन है डिस्क्वालिफिकेशन की। डिस्क्वालिफिकेशन इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 102, और उसी के साथ साथ डिस्क्वालिफिकेशन एमएलएज की जब आप पढ़ोगे तो वो कहां मिलेगी? 89 ऐड करोगे तो 191, ठीक है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सर ये जो बिहार में चल रहा है हम उन पे मतलब जो रनिंग सीएम है या पीएम है हम उन पे केस कर सकते हैं? किस में? किसी से चीज के रिगार्डिंग समझा कैसे? जो रनिंग पीएम और सीएम होते हैं क्या हम उन पे केस कर सकते हैं? हाँ, केस तो कर सकते हैं, केस किया जा सकता है। पार्लियामेंट में सेशन में तब नहीं कर सकते? सेशन में द परमिशन इज टू बी टेकन फ्रॉम द स्पीकर, द हेड ऑफ द हाउस, ठीक है। अरेस्ट के लिए, केस के लिए नहीं, अरेस्ट के लिए केस किया जा सकता है, अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो जैसे वो बयान में चल रहा है उनको अरेस्ट किया जा सकता है क्योंकि अभी वो कौन से सेशन में? सेशन में नहीं है तो अरेस्ट कर सकते हैं, सेशन में नहीं अरेस्ट कर सकते हैं, सेशन में है तो दे रिक्वायर परमिशन फ्रॉम द हेड ऑफ द हाउस, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे जब हम आर्टिकल 104, 105 जब इनके स्पेशल जो प्रिविलेजेस हैं वो पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा, ठीक है। तो 104 डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्लियर है, यहां तो कोई डाउट? ठीक है। एक बार लोकसभा देखा है, एक बार सॉरी राज्यसभा देखा है, एक बार लोकसभा को भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आर्टिकल्स पढ़ लेंगे, सिंपल से आर्टिकल है, कोई ज्यादा सा वो है नहीं। लोकसभा सबसे पहले कंपोजिशन अगर हम देखें, लोकसभा में कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए? मैक्सिमम स्ट्रेंथ कुड बी 550, और इसके लिए भी ऑलरेडी डिलिमिटेशन कमीशन ने डिफाइन किया हुआ है कि 530 शुड कम फ्रॉम द स्टेट्स एंड 20 शुड कम फ्रॉम द यूटीज, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारी प्रेजेंट स्ट्रेंथ है दैट इज 5 तब थी जब 2 एंग्लो इंडियन आते थे, तब हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 थी, ठीक है। जब हम एंग्लो इंडियन को यहां पर नॉमिनेट करके भेजते थे तब हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 होती थी और यहाँ 545 होता था। लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमने एंग्लो इंडियंस को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करवाते तो अभी कितनी हो गई है? 550 एंड 543। अभी प्रेजेंट कितनी है? 543 हमें दिखाई देगी। 543 में 529 आर प्रेजेंटली कमिंग फ्रॉम द स्टेट्स एंड कितना बचा? उल्टा बता दिया हमने, 524 एंड 19 इस टाइप से आ रहे हैं। 19 आर कमिंग फ्रॉम द यूटीज एंड 524 आर कमिंग फ्रॉम स्टेट्स, ठीक है। ये हमारा अभी प्रेजेंट कंपोजिशन है और हमें ये पता है ये आते कैसे हैं? दे कम बाय डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन आएंगे और तरीका क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। तरीका क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। कोई डाउट इसमें? ठीक है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं इन मेंबर्स की, जब आ रहे हैं तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सेम जो हमने पढ़ी थी, थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा, एज कितनी होनी चाहिए? 20। और तीसरा क्या बताया था? ही शुड मेक एन ओथ बिफोर द इलेक्शन। किसके सामने? एसीआई या फिर कोई भी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय एसीआई। और चौथा क्या था? पार्लियामेंट अगर कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन देना चाहे तो वो भी दे सकती है, ठीक है। 4 क्वालिफिकेशन, 5 डिस्क्वालिफिकेशन, एज इट इज याद होनी चाहिए, ठीक है। कोई डाउट इसमें? ठीक है। इसके बाद
डिस्क्वालिफिकेशन यहीं लिख लो अगर यहां क्वालिफिकेशन लिख रहे हो। डिस्क्वालिफिकेशन पहली चीज अगर वो सिटीजन ना रहे, ठीक है। दूसरी चीज कोई भी कंडीशन पार्लियामेंट के द्वारा बना दी जाए डिस्क्वालिफिकेशन की, ठीक है। तीसरा अगर वो क्या हो जाए अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, या फिर वो अनसाउंड माइंड। इस केस में कौन डिक्लेयर करेगा? कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए कोई भी, ठीक है, नॉट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कोई डाउट? और एक कंडीशन क्या है? 4 ही हुई है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट 5, ठीक है। तो 4 क्वालिफिकेशंस हैं और 5 डिस्क्वालिफिकेशन है, एज इट इज पता होनी चाहिए, ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है दैट इज कि हमने बोला कि मेंबर्स आएंगे 543, जहां से 524 मैंने बोला कहां से आएंगे और 19 कहां से आएंगे? हु डिसाइड्स दिस नंबर प्लस हु डिसाइड्स दिस नंबर। Any authority made by the parliament, ठीक है। ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? An authority made by the parliament, और पार्लियामेंट इसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाती है। पार्लियामेंट कौन सी अथॉरिटी बनाती है? डिलिमिटेशन कमीशन। हमारा जब आर्टिकल 82 पढ़ेंगे, आर्टिकल 82 इसी बारे में बात करता है कि जब हमने कंपोजिशन बोला है, तो अगर हम सीक्वेंस देखें आर्टिकल्स का, हमने पढ़ा आर्टिकल 79 किसके डेफिनेशन है? पार्लियामेंट की। 80 किसके बारे में? कंपोजिशन ऑफ। 81 किसके बारे में है? उसके बाद 82 में बोल रहा है कि यहां जो कंपोजिशन मैंने बताया, जो स्ट्रेंथ बताई है, वो कैसे डिसाइड होगी, तो दैट इज बाय आर्टिकल 82। तो आर्टिकल 82 पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है कि द पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश एनी अथॉरिटी टू डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउसेस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन भी बता सकते हैं कि किस स्टेट से कितना आएगा, और उसके लिए पार्लियामेंट क्या करती है? डिलिमिटेशन कमीशन बनाती है, और डिलिमिटेशन कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं बाइंडिंग होती हैं, ठीक है, क्लियर है। तो डिलिमिटेशन कमीशन बताता है। अब डिलिमिटेशन कमीशन को जब बताएंगे कि आपको ये सब आइडेंटिफाई करना है, तो उसके इसके लिए 2 कंडीशन दे रखी है कि व्हाइल प्रेस्क्राइबिंग स्ट्रेंथ एंड व्हाइल प्रेस्क्राइबिंग डिस्ट्रीब्यूशन, आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट और डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द स्टेट। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द स्टेट। अगर हम बिटवीन द स्टेट की बात करें, यहां पर बोला है कि सेम होना चाहिए। सेम में बेसिकली क्या होना चाहिए? सेम प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए। यहां पे भी सेम प्रोपोर्शन होना चाहिए। प्रोपोर्शन क्या है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सेम प्रोपोर्शन कैसे होना चाहिए? सेम प्रोपोर्शन विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन। हमेशा जो सीट्स डिसाइड की जाती हैं दैट इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, ठीक है। किस बेसिस पे करते हैं? पॉपुलेशन के बेस पे। तो यहां पर हमने 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना। 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करने को हम इजीली समझ सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये 4 स्टेट दे रखे हैं, 1, 2, 3 एंड 4, 4 स्टेट दे रखे हैं। हमें इन चारों में उस स्ट्रेंथ को या सीट्स को डिवाइड करना है, और हमने लोकसभा की सीट मान लो कि हमने डिसाइड कर ली, हमारी लोकसभा की सीट आज के टाइम पे मान लो कि 400 ही है फॉर एग्जांपल। 400 को हमें इन सब में डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे? कंबाइंड पॉपुलेशन ले लेंगे, ठीक है। कंबाइंड पॉपुलेशन ले लेंगे। मान लो कि यहां पर पॉपुलेशन हम लेकर चलते हैं 1000 है, यहां 1000, 2000 है, यहां 3000 है और यहां 4000 है। पॉपुलेशन अलग अलग होगी हर स्टेट की, और टोटल सीट कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है?
4000। हम सभी पॉपुलेशन को ऐड करेंगे, कितना हुआ 4 3 7 2 8 और 1 9। 9 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9000 को 400 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, डिवाइड होगा पूरा, नहीं होगा, 4 3 7 3 10 हो गए। 10 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। चलो इसको अप्रोक्सीमेटली हम बराबर करते हैं, 12 कर देते हैं किसी तरीके से। इसको 2000 कर दो, इसको 4000 कर दो, ठीक है, ऐसे कर लो, ये बराबर बराबर हो गए। इसको ज्यादा करते हैं, कैसे कर सकते हैं, एक को 5 कर दें, ठीक है, इसको 3 रहने दो, ठीक है, ऐसे ठीक है, या और भी कर देते हैं इसको, नहीं तो वही रहने देते हैं, ठीक है, उसी से कैलकुलेट करते हैं, चल जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। हमने देखा 10,000 की पॉपुलेशन है, सीट्स कितनी डिवाइड करनी है, ठीक है, 400 में डिवाइड करना है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हर एक कितने के ऊपर आएगी, तो 25 हो जाएगा सीधा, यानी हर 25 के स्ट्रेंथ पे एक सीट को डिवाइड करना है। तो इसके आधार पर 25 के हिसाब से यहां पर देखें तो 40 आ जाएंगी, 25 के हिसाब से यहां देखें तो 80 आ जाएंगी, 25 के यहां देखें तो 120 आ जाएंगी, 25 के यहां से देखें तो डिवाइड करेंगे ना, हर 25 के ऊपर हमें एक करना है। तो हमने बिटवीन द स्टेट्स पैरिटी मेंटेन की है। रेशियो को अगर आप देखोगे तो रेशियो विल रिमेन सेम, यहां पे भी रेशियो आएगा आपका 25:1, यहां पे भी कितना आएगा, यहां पे भी कितना आएगा, यहां पे भी कितना आएगा, प्रोपोर्शन इज सेम, क्लियर है। तो अगर हम देखें बिटवीन द स्टेट ऐसे डिवाइड किया जाता है, विद इन द स्टेट अगर हम देखते हैं, ठीक है, विद इन द स्टेट मान लो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इस स्टेट में हमें डिवाइड करना है। तो इस स्टेट के अंदर मान लो ये वो स्टेट है, हमें 40 सीट डिवाइड करनी है, 40 को मैं थोड़ा घटा करके 4 कर देता हूं, ठीक है, 4 सीट डिवाइड करनी है। मान लो यहां पर 100 की पॉपुलेशन है, ठीक है, मान लो कितनी पॉपुलेशन है, 100 की पॉपुलेशन है। एक सीट मैं दे रहा हूं इतने हिस्से को, पूरा हिस्सा एक सीट, एक सीट मैंने दी इस हिस्से को, एक तो ये होगी, दूसरी ये होगी, और मान लो एक छोटा सा हिस्सा, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। कर सकता हूं ऐसे, कर सकता हूं ऐसे, कर सकता हूं अगर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से। मुझे क्या करना है, जब मुझे 4 सीट यहां पर डिवाइड करनी है तो मुझे देखना पड़ेगा कि कितने लोगों पे एक सीट आ रही है। तो इसके हिसाब से कितने पे आई, 25 पे एक आई, 25 पे एक आ रही है। तो मैं ये देखूंगा कि 25 लोग कितने बड़े एरिया में है। अगर इतने बड़े एरिया में 25 लोग रह रहे हैं, इसको मैं एक एरिया डिक्लेयर कर सकता हूं। अगर इतने से एरिया में 25 हैं तो ये भी एक एरिया डिक्लेयर हो सकता है, इतने से एरिया में 25 हैं तो यहां पर भी एक एरिया डिक्लेयर कर सकता हूं, यहां पे 25 है तो यहां पे भी एक एरिया डिक्लेयर कर सकता हूं। हर जगह पे रेशियो कितना आएगा, सेम, ठीक है, 1:25, क्लियर है। तो हमने विद इन द स्टेट भी पैरिटी मेंटेन कर दी, और ऐसे ही डिलिमिटेशन कमीशन हमारी पैरिटी को मेंटेन करता है बिटवीन द स्टेट, विद इन द स्टेट। पॉपुलेशन रेशियो सेम रहता है, बिटवीन द स्टेट देखेंगे हर स्टेट का रेशियो सेम मिलेगा। अगर हम स्टेट के अंदर देखेंगे तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का रेशियो सेम मिलेगा। ये जो एक एरिया बोला है इसको हम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। और इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर आप देखोगे मैप में ये दिखाई देगा, दीज आर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हमने बनाई हुई है, ठीक है। आप देखोगे कि एक तो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, एक तो इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और एक अगर आप देखोगे तो छोटे छोटे एरिया में आपको कई सारी दिखाई देंगी। यहां पर दिल्ली में तो इतनी सारी दिखाई दे रही है, छोटा सा एरिया, ठीक है। एक इतने बड़े एरिया में सिर्फ एक है, क्यों है, क्योंकि हमने बिटवीन द स्टेट भी पैरिटी मेंटेन की हुई है, विद इन द स्टेट भी पैरिटी मेंटेन की हुई है, ठीक है। दिल्ली में अकेले में इतनी पॉपुलेशन है कि यहां पर इतने में नहीं है, तो हम बराबर मेंबर्स रखेंगे, क्लियर है। और उसके बाद जब हम यहां पर अगर पैरिटी मेंटेन करने की बात करें तो हमने कैसे किया हुआ है कि यहां पर भी उतनी होनी चाहिए, ये पूरा एक एरिया है यहां से, ठीक है, इस एरिया को काउंट कर रहे हैं ना, ये एक एरिया,
तो इसमें इतने बड़े एरिया में भी इतनी पॉपुलेशन है जितनी छोटे से एरिया में रह रही है, तो यहां पे भी हमने पैरिटी मेंटेन कर रखी है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया एरिया वाइज। लेह, कौन सी है? लेह, जो लार्जेस्ट है। क्यों है लार्जेस्ट? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, उतनी पॉपुलेशन इतने एरिया में जितनी हमें चाहिए रेशो मेंटेन करने के लिए। ये बात समझ में आ गई? तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हमें दो तरीके से पैरिटी मेंटेन करनी है। प्रोपोर्शन सेम रहना चाहिए, बिटवीन द स्टेट सबका प्रोपोर्शन सेम आना चाहिए, विद इन द स्टेट प्रोपोर्शन सेम आना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, क्लियर है। अब इसी को दोबारा से एक बार उसी पे चलते हैं। ये जो पॉपुलेशन के हिसाब से हमने पैरिटी मेंटेन की है, क्वेश्चन आता है कौन सी पॉपुलेशन? वैसे तो डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करता है। हमारे यहां पर आज तक कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन आया है? 4 बार। कब कब आया है? आगे, ठीक है, 2001, 2002 या 2001, 2 के हिसाब से याद रखिए, सिंपल। ठीक है, 1-2 के चक्कर में पढ़ो ही मत। ठीक है, तो ये हमारे 4 डिलिमिटेशन कमीशन आज तक आए हैं। ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी पॉपुलेशन आएगी, कौन सी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके आधार पर हमने सबसे पहले तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हमें पता होना चाहिए, दूसरा 84th अमेंडमेंट हमें पता होना चाहिए, और तीसरा 87th अमेंडमेंट हमें पता होना चाहिए। कितने अमेंडमेंट पता होने चाहिए? 3, 42, 84, 87। क्यों? हम 2 चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन चीजों को ध्यान से समझना है। हमें पहले 2 चीजें कौन कौन सी हैं वो देखिए। हमें एक तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करनी है ऑफ द हाउस, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा 550 to 45। हम उस सीट को बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते, ये कौन डिसाइड करता है? डिलिमिटेशन कमीशन। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है हम उन सीट्स को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी साइज। ठीक है, तो हमें 2 चीजों के बारे में बात करनी है, पहला स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बारे में, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के साइज के बारे में। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ में सिर्फ 2 आर्टिकल, हमारे 2 अमेंडमेंट लागू होंगे, 42nd एंड 84th। जब हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, हमारी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने बोला कि 2001 का जब तक सेंसस नहीं हुआ था तब तक हम 1971 वाली काउंट करेंगे। ठीक है, और इसने क्या बोला कि जब तक 2026 के बाद का कोई सेंसस नहीं हुआ था तब तक हम कौन सी काउंट करेंगे? 1971। तो इन्होंने पॉपुलेशन को फ्रीज कर दिया ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 1971। तो इसीलिए कभी भी 1971 के बाद से लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स बढ़ी नहीं है, और इसीलिए अभी फिलहाल हमें हमारे पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग को तोड़ करके सेंट्रल विस्टा बनाना पड़ा, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनानी पड़ी, ताकि हमारी बढ़ी हुई पॉपुलेशन को एकोमोडेट करने के लिए हमें बड़ी पार्लियामेंट चाहिए। तो शायद इस बार जब डिलिमिटेशन कमीशन होगा तो हमारी लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स बढ़ेंगी, उसके लिए हमने ऑलरेडी बिल्डिंग तैयार कर ली है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो पहली चीज मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज डिसाइडेड बाय द डिलिमिटेशन कमीशन। उसके लिए पॉपुलेशन अभी भी हमने कौन सी ली हुई है? 1971। दूसरी कंडीशन कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज। ये तो इसलिए फ्रीज किया है क्योंकि जैसे हम सीट को बढ़ाएंगे उसके हिसाब से हमें पॉपुलेशन के हिसाब से उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट चेंज हो जाएगा, सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट चेंज हो जाएगा। सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमें चेंज नहीं करना है, हमें इसी पे फिक्स रखना है 1971 की पॉपुलेशन के आधार पर, इसीलिए हम सीट भी नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 चीजें हम लिख सकते हैं, बिटवीन स्टेट भी इसी के आधार पर चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हमारे साउथ इंडियन स्टेट्स का डिमांड थी अगर आप चेंज करोगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारी सीट्स कम हो जाएंगी, तो उनकी सीट ना कम करनी पड़े, इसीलिए हमने 2 अमेंडमेंट किए अलग अलग टाइम पे। ठीक है, 84th अमेंडमेंट ऑफ 2001, 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है,
अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। बिटवीन द स्टेट पैरिटी मेंटेन रहेगी, साउथ इंडियन स्टेट्स को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन विद इन द स्टेट, मान लो किसी भी स्टेट के पास आज के टाइम पे 10 सीटें हैं, उस 10 सीट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, अब तो सिर्फ एक स्टेट की बारी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां ज्यादा बना देंगे विद इन द स्टेट। तो विद इन द स्टेट्स हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज चेंज हो रही हैं, उसके लिए हमें तीनों का अमेंडमेंट पता होना चाहिए। 82nd, सॉरी क्या क्या लिख दिया ना, 42nd, 84th, 87th। क्लियर है? यहां पर क्या क्या है, 42nd ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज हर स्टेट की कैसे डिसाइड होगी, 1971। 84th ने बोला नहीं, हम अमेंडमेंट कर लेते हैं और 1991 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड करेंगे। 87th ने बोला नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो स्टेट में है वो डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सेंसस ऑफ 2001। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो स्टेट में डिवाइडेड है, एक स्टेट में, जैसे हरियाणा में अगर हम देखें तो कितनी सीट है लोकसभा, 10 लोकसभा, ठीक है, लोकसभा की 10 सीट है, वो 10 सीट इज डिसाइडेड बाय 1971 पॉपुलेशन। उन 10 सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हरियाणा में कैसे होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय 2001 पॉपुलेशन। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ठीक है, कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है कि हमने 2001 किस चीज के लिए लेते हैं पॉपुलेशन और 1971 किस लिए लेते हैं, तो ये क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। सर जो स्टेट्स के अंदर जो शीट जैसे हमारे यहाँ की शीट्स है, वो भी डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करता है। वहां पे भी हमें विद इन द डिस्ट्रिक्ट पैरिटी मेंटेन करनी पड़ती है। तो वो अभी तो आया नहीं है हमारा डिलिमिटेशन कमीशन, अभी आएगा ना, एक साथ होगा। तो अब जैसे हरियाणा की 90, अब हरियाणा ने एक डिस्ट्रिक्ट बना लिया है, तो उसी एरिया वाइज उसको एलोकेट हो जाएंगे जो एरिया उसमें गया है। लेकिन जिस टाइम पे हमने 1967 में बढ़ाई थी शीट, हमारी स्टार्टिंग में 54 थी, उसके बाद हम 81 तक लेके गए उसको, फिर उसके बाद हम जब 1987 समथिंग हमने फिर दोबारा बढ़ाई, तो वो डिलिमिटेशन कमीशन ही बढ़ा, डिलिमिटेशन कमीशन, लेकिन ये तो 4 बार ही आया। हाँ, उसी के आधार, उसी के रिकमेंडेशन के आधार पर हम बढ़ाते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन नहीं आएगा तो 2014 में जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना को हम अलग करेंगे तो क्या तेलंगाना को कोई सीट नहीं मिलेगी, है ना? तो उसी के आधार पर, वो प्रोपोर्शनली उसी टेरिटरी के आधार पर हम उसको एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, ये सेम रहता है। क्लियर है? ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो 1971 कहाँ लागू होगा और 2001 कहाँ लागू होगा, ये क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। ठीक है, चलो।